हो गया। ठीक। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक फ्रेमवर्क थे उसमें कितने पार्ट्स थे? पार्ट कितने थे अगर आपसे पूछा जाए? 22। एट प्रेजेंट कितने हैं? 25। ठीक है। तो पार्ट्स वही हो गया, जैसे कि कोई बुक्स अगर आप रेफर कर रहे हैं तो उसमें जो चैप्टर्स हैं वही पार्ट है। ठीक है। और एक शेड्यूल भी हमने देखा था कल, शेड्यूल के बारे में चर्चा हुई थी। कितने शेड्यूल्स हैं? और बेसिक में कितने थे? एक्स्ट्रा कब ऐड किए गए पहली बार? आप ही बताइए। यानी कि 9th कब ऐड किया गया था? आर्टिकल 44, अमेंडमेंट 44। सबसे पहला लैंड रिफॉर्म था, और लैंड रिफॉर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला अमेंडमेंट है 1951। तो आर्टिकल 44 कैसे आप बोल रहे हैं? कम से कम तो सेंसेस भी तो डेवलप करें। 1951 सबसे पहला ही है। पहली बार पढ़ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है, पहले पढ़े हुए हैं ना। रिलैक्स जोन में एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एस्थेटिक ही आपको पढ़ना है, एक्सप्लोर ज़्यादा करना नहीं है। दरोगा का एग्ज़ाम देना है, सीधे दौड़ने निकल जाना है, तो उसके लिए मेहनत ज़्यादा एक्सप्लोर करके नहीं करना है। लेकिन हाँ, वो चीज़ें क्या होती है ना कि थीमेटिक चीज़ों पे आपका ध्यान होना चाहिए और एग्ज़ाम के ट्रेंड पे ध्यान होना चाहिए। बहुत ज़्यादा वो भी छेड़छाड़ नहीं करता है कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन उसी में उलझ जाते हैं, क्योंकि आप ऑन स्पॉट स्टैटिक नॉलेज के साथ एग्ज़ाम में बैठ भी नहीं सकते। थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, आप उलझ जाएंगे। तो पहला जो अमेंडमेंट किया गया लैंड रिफॉर्म्स का, किस लिए किया गया था? और कोई पीछे से आज के लिए पहला क्लासेस किनका किनका है? तो सारे लोग पॉलिटी से अवेयर हैं अपने एकेडमिक स्ट्रक्चर में। ग्रेजुएशन सारे लोग ग्रेजुएट भी होंगे। तो आपका ग्रेजुएशन किस चीज़ से है? अकाउंट से है। चलिए ठीक है। इकॉनमी में आपके साथ एक्सपेक्टेशन होगा। आपका हिस्ट्री, आपका पॉलिटिकल साइंस। किस महाविद्यालय से आप थे? तो किताब से फोकस हटा लिए थे। फिर स्पोर्ट्स कोटे से भी पुलिस की नौकरी मिलती है भाई। हो गया आपका? अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे ध्यान दे दीजिए, थोड़ा सा स्कोप पे आ जाते हैं। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि पहला, हाँ, इसमें आर्टिकल जो होता है जो चैप्टर, इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है। जैसे हमारे बुक्स में चैप्टर होते हैं ना, वैसे आर्टिकल को कंसीडर करके चलेंगे। और हम क्या करेंगे कि पार्ट वाइज और आर्टिकल को उसी हिसाब से लेके चलेंगे। पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास रेस्ट पार्ट बटेगा गवर्नेंस का। जैसे कुछ स्पेशल होते हैं ना, जैसे कि प्रेशर ग्रुप्स हो गए, पीआरआई हो गए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो अलग से पढ़नी होती हैं। लेकिन बाद बाकी चीज़ें आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, इवन आप कोई पॉलिटी का बुक देखेंगे स्टैंडर्ड वाला, जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गया, डीडी बसु हो गया, वो पार्ट के अकॉर्डिंग ही चलता है। तो उसी हिसाब से हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है। स्टैटिक तरीके से चलेंगे। कहीं कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो बताएंगे। जिनके आज पहले क्लास हैं उनको कोई दिक्कत हो तो वो भी बात कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रुकिए रुकिए, इधर सुनिए। ये पेन काम नहीं कर रहा? अच्छा, ब्लैक है इसलिए, सॉरी। पार्ट 1 करता है आर्टिकल 1 to 4, यानी कि पार्ट 1 डील करता है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4। हमारे पास बेसिक जो फ्रेम थे, हमारे फ्रेम थे कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 395 हमारे पास क्या थे? आर्टिकल थे। एट प्रेजेंट कितने, इससे हमसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आर्टिकल के लिहाज से वो केवल वही पूछता है जो आपके मूल संविधान में था, क्योंकि उसको पता है कि डे बाई डे उसमें आर्टिकल इंक्लूड होते जा रहे हैं अमेंडमेंट के साथ। तो 1 से 4 हम डील करते हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 क्या कहता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ, यानी कि लेमन
मीनिंग के साथ बात करेंगे, साधारण मीनिंग में, तो इंडिया की जो टेरिटोरियल बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री हो गई जो भी आपका है, उसकी बात कर रहा है। अब इसमें दो तरीके के कॉन्सेप्ट कंसीडर किए जाएंगे, एक तो एस्टेब्लिशमेंट और एक फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब ये हो गया कि आप अपने ही इंटरनल टेरिटोरियल बाउंड्री में कोई चेंज कर रहे हैं, यानी कि बिहार से काट के झारखंड अलग निकाल दिया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकाल दिया। कब निकाला था? 2000 में, ठीक है। और एस्टेब्लिशमेंट का मतलब हो गया कि एक नई नवेली एग्जिस्टेंस आप क्या कर रहे हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट अपने यहाँ एग्जिस्टेंस में ला रहे हैं। यानी कि आपने बांग्लादेश के साथ एग्जिस्टेंस किया, कुछ पोर्शन आपने बांग्लादेश का लिया, अपना कुछ पोर्शन दिया 100वां संविधान संशोधन के थ्रू। तो ये दो चीज़ें आप रखेंगे, इसको अंतर में रखेंगे कि फॉर्मेशन क्या होता है और एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। इसके साथ और भी चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि अगर इंटरनल थीमेटिक पे क्वेश्चन पूछता है तो पूछ सकता है, कि जैसे कि होता क्या है कि आप किसी भी स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो सिंपल मेजोरिटी के साथ आगे परस्यू कर सकते हैं। सिंपल मेजोरिटी कहने का मतलब है कि 50+1 से अगर आपको मेजोरिटी मिल जा रही है आपके लॉ मेकिंग बोर्ड के साथ, तो आप उसको पास कर लेंगे, परस्यू कर लेंगे उस एक्ट को। लेकिन अगर बाहर से कोई स्टेट ला रहे हैं तब आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेनी होगी। तब सिंपल में दोनों लग रहा है एक जैसा, कि हमने नए स्टेट का फॉर्मेशन कर दिया, नए स्टेट का गठन कर दिया, लेकिन बाहर से अगर आप अपना कोई पोर्शन दे रहे हैं तब आपको स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत है। बाहर से कोई ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। आपने पीए को क्या कर दिया, जीत लिया उसको और उसको अपने अंदर मिला लिया, तो सिंपल मेजोरिटी से हो गया। लेकिन आपको कोई पोर्शन अगर देना पड़ जाए तो फिर स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ जाएगी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या हुआ? वेरी गुड। चलिए, आर्टिकल 1 कहता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, यानी कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया के लिए क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, किस लिहाज में करता है, क्या कहता है हमारे देश के लिए? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र। यहाँ दो बातें निकल के आ रही है। इसका पॉलिटिकल फ्रेमवर्क इसी पहले लाइन में आ गया। कहने का मतलब है कि आप एंटाइटल्ड हैं उन सबके साथ जो आपके साथ अपनी सहमति से जुड़े हुए हैं। यूएसए के साथ ये बात नहीं है। यूएसए भी बहुत सारे स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उनकी अपनी इंडिपेंडेंसी है। इंडिया केस में आपको इंडिया से अलग होने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर केरला अलग हो जाएगा, बंगाल अलग हो जाएगा, उधर गुजरात अलग हो जाएगा। जितने लोग अपने इंटरेस्ट के लिए डिमांड कर रहे हैं अलग हो जाएंगे। हाँ हाँ, सब अलग हो जाए। पंजाब, कौन सा पंजाब? हाँ, तो पहले जहाँ पे एक्सट्रीमिज्म बढ़ा हुआ है वो अलग हो जाएंगे। तो इसलिए उनको इस लॉ में ये एग्जिस्टेंस के साथ रखा गया है कि आपको बाहर जाने का अधिकार नहीं है, आप रहिए। हाँ, अब इस लाइन के एम्बॉडीड होने के साथ एक और लायबिलिटीज़ इंडिया के ऊपर क्या आ रही है कि अब आपको उन सारे स्टेट्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना होगा। तो जब ये और स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था तब कितने स्टेट थे हमारे पास? यूनियन टेरिटरीज कितने थे? 6, ठीक। चलो, आर्टिकल 1 क्या कहता है? भारत, नेम उसका क्या है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। अभी इस पे बवाल भी हुआ था कुछ दिन पहले इंडिया और भारत के ऊपर। खैर, इसको लेकर बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्चुअल संविधान में डिस्प्यूट नहीं था। कुछ लोगों ने कहा था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कि हम इसको भारत कहेंगे, कुछ लोगों ने कहा था कि मॉडर्न है इसलिए इंडिया कह लेते हैं। ये दिमागी फितूर आज के लोगों का है। उस समय के जो संविधानविद थे उनके बीच में इस बात को लेकर कोई डिस्प्यूट एग्जिस्टेंस में नहीं था। टाइप ऑफ पॉलिटी क्या है, यानी कि राजनीति के प्रकार की बात कर रहा है ये। और यूएसए इज इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, यानी कि यूएसए के साथ क्या हो रहा है, इसके मतलब कि उसका स्टेट जो एग्जिस्टेंस में है ना वो अलग हो सकता है, यानी कि टूट सकता है। ठीक है, इंडिया के इसमें ये कंडीशन नहीं है। इंडिया के इसमें हो सकता है कि नीचे एक छूटा हो, नहीं, कहीं कहीं हमने इस चीज़ को रेफर किया था कि कहीं कहीं पॉलिटी लक्ष्मीकांत वगैरह में उसको भी लिख रहा है इंडस्ट्रक्टिबल लिख रहा है, मतलब कि डिस्ट्रक्टिबल नहीं लिख रहा है। हमने ये सोचा था कि अविनाशी स्टेट है, यूएसए के केस में स्टेट अविनाशी है, लेकिन सेंटेंस यही रेफर कर रहा है। इसको आप लोग भी रेफर कर लेंगे किसी अच्छे बुक से, यहाँ पे चीज़ें वही लिखी जा रही हैं।
चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, 20 टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के क्षेत्र के बारे में बता रहा है। 28 स्टेट है एट प्रेजेंट की बात कर रहा है। यूनियन टेरिटरीज फर्स्ट शेड्यूल, टोटल 8 केंद्र शासित, अभी कितने हैं एग्जिस्टेंस में? और जब ये फ्रेम किया गया था उस समय कितने थे? यानी कि आपके पास दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं ना, एक होता है कि लिंग्विस्टिक के बेसिस पे आपने कौन से स्टेट को पहले फॉर्मेशन में रखा, आंध्र प्रदेश को, लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करेंगे स्टेट की तो वो 56 के बाद आता है, उसको भाषाई आधार पे कर दिया गया। क्योंकि उस समय आप देख रहे थे कि जितने भी सारे कमिटीज हैं उसके रिस्पॉन्ड क्या आ रहे थे, इसके अगेंस्ट में आ रहे थे कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे इन सब चीज़ों के आधार पे स्टेट का गठन ना किया जाए। तो 56 के बाद कायदे से अगर कहा जाए तो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। लेकिन यहाँ पे आपके साथ फंसाने के लिए क्वेश्चन रहता है हमेशा कि ऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, तो नहीं, उसको लिंग्विस्टिक के बेसिस पे पहले निकाल दिया गया था। इम्प्लीकेशंस यानी कि इसके प्रभाव क्या क्या होंगे, कह रहा है कि नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट, स्टेट के साथ किसी एग्रीमेंट का ये मतलब इम्प्लीकेशन नहीं देता है, कोई स्टेट के साथ कंसिडरेशन। पता भी है आपको कि आपके लिए स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने का सबसे बड़ा काम किसने किया था? उनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 3 स्टेट से जो ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे थे, कौन कौन से? आंध्र प्रदेश कौन बोला है? किस किस बेसिस पे किया गया ऑर्गेनाइजेशन? जूनागढ़ को प्लेबिसाइड के थ्रू किया गया था, यानी कि जनमत संग्रह किया गया। चलिए, इंडिया इस जितने भी आज जो लोग आए हैं वो बायलिंगुअल के साथ, ठीक है ना, बायलिंगुअल के साथ ही, ठीक है। इंडिया इज इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, इस केसेस में लिखता है कि यहाँ का स्टेट क्या है, डिस्ट्रक्टिबल है, बट यहाँ का जो यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। क्वासी फेडरल इसका नेचर है, आप फुली फ्रेम नहीं कह सकते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कि क्वासी फेडरल है। वो जिन लोगों ने जिस दर्शन के साथ देखा, जिस फिलॉसफी के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया, उस हिसाब से बताया। कुछ लोगों ने बताया कि पार्शियल टफ है, पार्शियल ये लूज है, कुछ लोगों ने कह दिया क्वासी फेडरल है, कुछ लोगों ने यूनिटरी अप्रोच को बता दिया कि ज़्यादा अडॉप्ट करके, क्योंकि हमारे यहाँ हर तरीके का नेचर है ना। मान लो कि इमरजेंसी आता है तो हम पूरी तरीके से यूनिटरी अप्रोच पे आ जाते हैं, ऐसे हम रहते हैं फेडरल अप्रोच पे। तो ये नेचर हो गए, लेकिन आपसे पूछा जाएगा तो आप यही बताएंगे कि एक संघ है, फेडरल स्ट्रक्चर के साथ है, यही आपका आंसर होगा। ए पार्लियामेंट वांट टू एडमिट न्यू टेरिटरी, आर्टिकल 2 क्या कह रहा है? आर्टिकल 2 एडमिसेबल है इस चीज के लिए कि पार्लियामेंट वांट टू एडमिट न्यू टेरिटरी, यानी कि यदि संसद नए क्षेत्र को स्वीकार करना चाहती है तब आर्टिकल 2 यूज किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 3 की बात क्या हो रही है? भारत संघ में नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति, नए राज्य को जब शामिल करने की बात आएगी, यानी कि पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट, एंड लास्ट नए राज्यों की स्थापना की शक्ति, एस्टेब्लिशमेंट करनी हो, ये सारे कहाँ आप डील कर रहे हैं, इसको याद कर लेंगे, स्टेटिक तरीके से ये पूछ सकता है आपसे। अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का गठन। अब ये गठन की बात कर रहा है, फॉर्मेशन की बात कर रहा है, वो क्या कर रहा था? एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा था। ध्यान देंगे, ये गठन की बात कर रहा है, ये हम अपने घर की बात कर रहे हैं। यहाँ हम कैसे बाउंड्रीज वगैरह चेंज कर रहे हैं। अल्ट्रेशन ऑफ एरिया, क्षेत्रों के साथ जो भी छेड़छाड़ होता है, जैसे कि अभी 2026 में डिलिमिटेशन कमीशन होने वाली है, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में बदलाव किया जाएगा फिर से। तो आप देखते होंगे न्यूज़ में आ चुका है कि जो पूर्वांचल है हमारे यहाँ, उसको न्यू स्टेट के तौर पे फॉर्मेट किया जाएगा, यानी कि आपका बिहार का जो भोजपुर क्षेत्र होगा और उधर बनारस, जौनपुर, बलिया, मऊ, इनको लेकर और एक नए स्टेट की बात चल रही है। कैमूर को भी काटा जाएगा, कैमूर को, हमको लग रहा है सारण को भी काट रहा है। उसमें डिस्क्लेमर में था कि जो भी भोजपुर क्षेत्र हैं, तो भोजपुर क्षेत्र में हाँ तो बड़ा आ जाएगा। तो यहाँ भी तो मार चल ही रहा है ना मिथिलांचल को लेके। भोजपुर क्षेत्र, भोजपुरी बोलने वाले क्षेत्रों की, वो भोजपुर की बात नहीं, शाहाबाद की बात नहीं कर रहा है वो। अच्छा देखिए क्या होता है, उसमें कुछ गोपालगंज के भी क्षेत्र आ रहे हैं। बाउंड्रीज ऑफ नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स,
जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स होंगे उसके बाउंड्रीज। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोई भी स्टेट अपने कंसिडरेशन में अपने सीमाओं में बदलाव कर सकता है क्या, सबसे पीछे कोई भी स्टेट अपने सीमा में बदलाव कर सकता है क्या, कंसीडर कर सकता है, मतलब कि बदलाव कर सकता है। अगर बिहार चाहे तो अपनी टेरिटरी बढ़ा सकता है। ये काम कौन करेगा? मौजूदा राज्यों की सीमाएं या नाम, इसके बारे में चर्चा किया गया। देन आपका उसके बाद क्या है, इंक्रीज इन एरिया, वही सारी बातें हो रही है फॉर्मेशन को लेकर। डिक्रीज इन एरिया यानी कि क्षेत्रफल में कमी हो या बढ़ोतरी हो। अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्री, सीमा का परिवर्तन करना हो। एंड देन लास्ट, नेम ऑफ द स्टेट, राज्य भी बदलाव करना हो तो ये किसके हक में है? पार्लियामेंट्री के हक में है, आपके हक में। इवन डिस्ट्रिक्ट में भी रिऑर्गेनाइजेशन होता है तो स्टेट के हक में नहीं होता है। प्रावधान क्या है? नो बिल टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राष्ट्रपति की सिफारिश के। इस तरीके के फॉर्मेशन और एस्टेब्लिशमेंट से लेकर कोई भी लॉ अगर आप पास करना चाह रहे हैं तो बिना राष्ट्रपति के, मतलब बिना राष्ट्रपति को इन्फॉर्म किए हुए आप इस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। नो बाइंडिंग ऑन पार्लियामेंट, एडवाइजरी इन नेचर, यानी कि पार्लियामेंट के लिए चीज़ें क्या होंगी? बाइंडिंग है? बाइंडिंग नहीं है, एडवाइजरी है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो उस चीज़ को मान सकती है। हो सकता है कि मान लो कि उत्तराखंड से कट करना हो कोई एक एरिया, उत्तर प्रदेश से कट करना हो, और ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा कर रहा है दूसरे स्टेट के साथ, तो ये आप कंसीडर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट इस चीज़ को बाइंडिंग इन नेचर के फॉर्म में मान ली, ये जरूरी नहीं है। उसको मन करेगा मान लेगी, ठीक लगेगा, वरना उसको बाहर कर देगी। नो डिले इन बिल, बिलों में कोई देरी नहीं। एंड लास्ट कर रहा है, गिव टू पार्टिकुलर स्टेट फॉर सजेशन, गवर्नर सुझाव के लिए विशेष राज्य को दे। यानी कि ये जो बीच का काम कौन करेगा इसमें? पार्लियामेंट के साथ और स्टेट के कॉन्फ्लिक्ट के साथ बीच में गवर्नर को रखा गया है। ऐसे भी कहा जाता है ना, गवर्नर क्या है? सेंटर का एजेंट है। सेंटर का एजेंट है, कहने में थोड़ा सा और लगता है, लेकिन ये चीज़ें हैं क्योंकि उसी तरीके से क्या होती हैं, पॉलिटिकल ऑर्डर और पॉलिटिकल डिसीजन को सरपास करने का काम गवर्नर करते हैं। क्योंकि उनके सारे इंटरेस्ट किसके साथ जुड़े हैं? सेंटर के साथ जुड़े हैं। स्टेट के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। और इस चीज़ को लेकर डिस्प्यूट भी आप आए दिन देखते हैं, चीफ मिनिस्टर के साथ गवर्नर का तालमेल नहीं बैठता है। स्टेट क्या कह रहे हैं था, तो ये सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन भी पूछ चुका है इस पर। जिस प्रोफेसर ने क्वेश्चन फ्रेम किया था उसको सस्पेंड कर दिया गया था। स्टेट रिकमेंडेशन नॉट बाउंडिंग, स्टेट का कोई भी रिकमेंडेशन इस लिहाज से बाइंडिंग नहीं होगा। अब आ जाते हैं इसके तरीकों पे। अमेंडमेंट इन आर्टिकल 2 एंड 3 एंड शेड्यूल 1 एंड 4 विल नॉट बी डेल्ट एज अमेंडेंट अंडर आर्टिकल 368। अच्छा, यहाँ पे दो बातें लिख रहा है। अमेंडमेंट इन आर्टिकल 2 एंड 3 यानी कि 2 और 3, यानी कि एक एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा है, दूसरा फॉर्मेशन की बात कर रहा है। यानी कि स्टेट में नए राज्यों की गठन और एक नए राज्यों के अस्तित्व में आने, दो की बात कर रहा है। ध्यान रखना, एस्टेब्लिशमेंट मतलब नए अस्तित्व का आना, दूसरे जगह से आना, और एक फॉर्मेशन यानी हमारे घर के अंदर ही नया कुछ बनाना। दोनों में जब कोई भी लॉ न्यू कंसीडर किया जाएगा तो उसको फ्रेम किया जाएगा एज ए बिल। ठीक है, उसके साथ लिख रहा है शेड्यूल 1 एंड 4। ये क्यों लिख रहा है? यूनियन टेरिटरी में बदलाव होगा। और 4 क्यों लिखा है, आप बताइए। ठीक ठीक, तो उस हिसाब से बदलाव हो रहा है तो उसको रखा जाएगा। 4 सीट, कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी तो बदलाव होने वाला है, इसलिए 4 को भी रखा गया है। लेकिन इसको आर्टिकल 368 में नहीं रखा जाएगा। आर्टिकल 368 क्या कहता है, आप बताइए नाइक। हैं? आर्टिकल 368 डील्स विथ स्पेशल मेजोरिटी, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहा है ना। हाँ, ये कह सकते हैं कि संविधान संशोधन बिना स्पेशल मेजोरिटी के नहीं पास हो सकता है, ये बात कह सकते हैं आप। लेकिन हमने आपको बता दिया है कि बाहर से कोई अगर स्टेट आ रहा है तो उसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। हाँ, 368 नहीं चाहिए। लेकिन अंदर से आप बाहर, ये अंदर से बाहर किसी स्टेट को दे रहे हैं तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। बाहर से कोई अंदर अस्तित्व में ले रहे हैं तो वो सिंपल मेजोरिटी के साथ पास हो जाएगा। ओनली बाय सिंपल मेजोरिटी, किस केसेस में? आर्टिकल 4 के केसेस में बता रहा है। यहाँ पे देखिए क्लियर भी कर दिया, अमेंडमेंट 1st एंड 4th के लिए नेम ऑफ स्टेट एंड यूनिटी। जैसे ही आप नए स्टेट का गठन करेंगे, अस्तित्व में लाएंगे, नाम में तो बदलाव होगा। 28 राज्य 8 यूटीज हैं, एक नया स्टेट बन गया तो 29 राज्य हो गया ना।
तो यहाँ बदलाव करना है। फिर फोर्थ शेड्यूल में जैसा कि उन्होंने बताया कि सीट्स इन राज्यसभा, तो उसके एलोकेशन में भी तो बदलाव होने वाला है। समझ रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं? इज एप्लीकेबल व्हेन अ टेरिटरी इज एडेड फ्रॉम आउटसाइड टू इंडिया, इनसाइड। अब इस केसेस में देखिए, ये सिंपल मेजोरिटी और क्या कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी, एक और मेजोरिटी होती है, क्या होती है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, मेजोरिटी चैप्टर है आपके पास, थीम है, उसको आप डिस्कस कर लेंगे। एक केस इस पे हुआ था जिसपे वर्डिक्ट आया था 1959, बेरूबारी यूनियन केस 1959। ये बेरूबारी यूनियन केस क्या कहता है? भारतीय क्षेत्र यदि उसे किसी विदेशी क्षेत्र को देना है, अनुच्छेद 368 लागू। अगर आपको देना है किसी को, तब बेरूबारी जजमेंट क्या कहता है कि आपको 368 लगाना होगा, क्योंकि आपको सबसे ये राय लेना होगा। अपनी टेरिटरी जब दे रहे हैं आप किसी को, तो आपको सबसे राय लेना पड़ जाएगा, क्योंकि बाहर से आप कोई टेरिटरी ले रहे हैं, उसको एक्वायर कर ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट यहाँ पे सेफ है। लेकिन आप जब अपना टेरिटरी दे रहे हैं, तो सबसे पहला तो इम्प्लीकेशन यही है कि जिस स्टेट की टेरिटरी आप काट के दे रहे हैं वही बवाल खड़ा करेगा। उसके बाद अगर ट्रेड डिस्प्यूट 2-3 स्टेट के साथ और रिलेट कर रहा है, तो उनका भी बवाल होगा। उस स्टेट के बाउंड्री से जितने लोग लॉजिस्टिक सपोर्ट ले रहे थे, उनके साथ ये इंटरेस्ट, उनका सेफगार्ड नहीं होने वाला है, तो वो लोग भी बवाल करेंगे। तो ऐसे करके तो 6-7 स्टेट हो ही जाएंगे। और आपको पता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको सबके इंटरेस्ट का ख्याल रखना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है? पीछे व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? सहकारी संघवाद। पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट कौन थे? आप थे, बताइए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है आपका ये। यू डोंट नो? अच्छा, इसमें से जो दूसरे सब्जेक्ट वाले हैं आप वो बताइए। सहकारी संघवाद का सिंपल मतलब क्या होता है? देखो, ये टारगेट क्लास है, चीज़ों को नॉच करके पता कर लेना होगा क्या चीज़ें आपको पता है, क्योंकि हर चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की जा सकती हैं 7 से 8 दिनों में। एक सब्जेक्ट के लिए आपको, आपका हिस्ट्री का आज क्लास था ना, कैसा लगा क्लास आपका? बढ़िया है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी दिक्कत हो आप मैनेजमेंट से बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है आपके पास। आपको उन कॉन्सेप्ट को लेकर निकल जाना है जो एग्जाम को। चलिए बताइए, सहकारी संघवाद क्या है? हिंदी में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोई बताइए, हम डिस्कस कर चुके हैं, डेमो क्लास में ही डिस्कस हुआ था। ये तो आपने बता दिया ऑपरेशंस, हमने पूछा मीनिंग। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव का मतलब कोऑपरेट करना, ठीक है, माने कि सहकारिता वाले कॉन्सेप्ट को इंडल्ज करना है। और ये क्या कहते हैं, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? संघ। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सहकारी संघवाद एक बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको सुप्रीम कोर्ट ने तो जजमेंट दिया केशवानंद भारती 1973 में, और बोला कि जो सब्जेक्ट हमें लगेगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसको हम क्या करेंगे? नल एंड वॉइड कर देंगे। ठीक है, और इस रिगार्ड में उसने ये भी बोला कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आपने जो 9th शेड्यूल को सेफ करके रखा है कि इसमें कोई सब्जेक्ट डाल देंगे उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, बोला था ना। तो बोला, ये एपेक्स कोर्ट बोला कि 1975 के पहले आपने इसमें जो बकेट में डाल दिया वो सेफ है आपका। 1975 के बाद अगर इसमें कुछ भी डालेंगे आप, और वो अगर किसी तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे हम? नल एंड वॉइड कर देंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर सबसे पहले अगर देखेंगे आप, इसको हैम्पर करने का काम कौन किया था? तो योजना आयोग। योजना आयोग को जब फॉर्मेशन में लाया गया, तो उस समय कोई बात ही नहीं थी स्टेट इंटरेस्ट की। एक ऐसे, मतलब कि उस समय के जो नियोगी साहब थे, केसी नियोगी कमेटी थी ना, नियोगी साहब का रिकमेंडेशन था कि एक ऐसी मशीनरी डेवलप की जाए जिसको स्टेट के इंटरेस्ट से मतलब नहीं है, पूरे कंट्री के रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने का तरीका था उनके पास। क्योंकि उनको पता था कि सबके इंटरेस्ट को हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे नेशन इंटरेस्ट को। तो उन्होंने एक बॉडी इतनी इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग बना दी कि उसमें स्टेट का कोई इंटरेस्ट पूछने ही वाला नहीं था। अब जिस एपेक्स बॉडी का चीफ जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, 3 कमांडर जो कैबिनेट के होते हैं, होम, फिनांस और डिफेंस, तीनों वहीं के मेंबर हैं।
एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, तीनों मिनिस्टर्स। अब इस कंडीशन में आपको लगता है कि कोई ऑर्डर अगर वो डिपार्टमेंट कन्वे कर रही है तो उसको कोई स्टेट रोक लेगा? मान लो अभी सेंटर ऑर्डर दे दे कि झारखंड से जाओ और 260 ट्रक वहाँ का कोल उठा के लाओ दिल्ली, ये रिसोर्सेज मॉड्यूल चेंज करना है, कुछ और बनवाना है दिल्ली में, और उसके साथ डिफेंस मिनिस्टर भी टाइटल है, उस कमेटी के साथ तो डिफेंस मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि 6 का 2 बटालियन भेज दो वहाँ सीआरपीएफ का। मजाल है झारखंड के सरकार को कि रोक ले बटालियन को? इनके तो सुबह उठते हैं 10 बजे फोर्स, वो 4 बजे से तांडव कर रहे हैं, सब कुदा कुदा के मारेंगे सब। तो होता क्या था कि कहीं भी इंटरेस्ट सेफगार्ड में नहीं था, तो इसलिए वहाँ पे ये जो जुडिशियल सिस्टम थी वो बोली कि ये तो आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को तोड़ रहे हैं। तो फिर वहाँ पे गठन किया गया एनडीसी का 1952, आई थिंक 8 अगस्त। क्या था एनडीसी? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। किस लिए बनाया गया था? यानी कि योजना आयोग का देखरेख एनडीसी कर रही थी। जब हमने बोला कि योजना आयोग जो था, प्लानिंग कमीशन था, ये कहीं ना कहीं किसको ब्रेक कर रहा था? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को तोड़ रहा था। यहाँ इस इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए एनडीसी बनाया गया। तो एनडीसी बनाने का मतलब था कि एक ऐसा एग्जिस्टेंस में बॉडी लाया गया जो यहाँ वो लोग एंटरटेन नहीं कर रहे थे स्टेट के सीएम को, यहाँ सारे स्टेट के सीएम मेंबर थे, यहाँ पे सारे स्टेट के सीएम मेंबर थे एज ए मेंबर। और यहाँ से प्लानिंग कमीशन को कोई भी एक्ट अगर पास करना है, कोई भी अपना अचीवमेंट परस्यू करना है, तो वो पहले उसको क्या करेगी? रेटिफाई करवाएगी एनडीसी से। और एनडीसी में बैठे हैं कितने लोग? सारे स्टेट के सीएम। तो जब सबका इंटरेस्ट सेफगार्ड होगा तभी ये रेटिफिकेशन में आएगा लॉ, तब ये आगे बढ़ेगा। एक तरीके का बात ठीक हो गया ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अब नहीं टूट रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो स्टेट के सीएम से तो ले ही लिया जा रहा है ना सहमति कि आप लोग भी दे दीजिए कि ये आगे किया जाए कि नहीं, ठीक है। बट यहाँ दिक्कतें आई। यहाँ दिक्कतें क्या आई? यहाँ एक समय ऐसा आया, क्योंकि यहाँ एक लॉ है कि 2/3 से पास करवा लेना है, यहाँ रेटिफिकेशन 2/3 से करवा लेना है। 2/3 से करवाने का मतलब क्या हुआ? 17 और 18 स्टेट के अगर सीएम आपके फेवर में है तो आप पास करा ले जाएंगे। और ये काल आया इंदिरा गांधी के समय में। पूरे भारत में 17 से 18 सीएम ऐसे थे जो उनके अधीन थे, कह सकते हैं कि अधीन थे। तो कोई भी उनको पास कराना होता, रेटिफिकेशन कराना होता, यूं चुटकी में हो जाके एनडीसी से पास करा लेती थी। तो फिर ये कहीं ना कहीं दिक्कत में आ गया, ये जो अथॉरिटी थी फिर से दिक्कत में आ गई। फिर दूसरी बार ये दिक्कत में कब आई? इंदिरा गांधी के बाद। इंदिरा गांधी ने पूरे रिसोर्सेज को मोड़ दिया था अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। आप ये स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के रिसोर्सेज को पूरी तरीके से मोड़े हैं। हमारे ये उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कौन थे? उनके पिताजी। उनका जो नेटिव होम है वहाँ कभी गए हैं? सैफई गांव, वो 5 स्टार विलेज है। क्यों विलेज है? वहाँ 5 स्टार होटल्स हैं, वहाँ रोड है, वहाँ एयरपोर्ट है। क्यों? सारे रिसोर्सेज को मोड़ दिया गया। जितने भी डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज को मॉड्यूल में सेट करना था उसको अपने इंटरेस्ट में मोड़ लिया। तो गांव देखिए कहाँ चला गया। अच्छे अच्छे शहर उससे टक्कर नहीं ले पाएंगे। वहाँ पे फंक्शंस वगैरह होते हैं, आप देखें कभी बी टाउन से हेवी फंक्शंस वहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। तो उस तरीके से सेंटर में भी इंदिरा गांधी ने किया। हालांकि इंदिरा गांधी ने पूरी तरीके से अपने इंटरेस्ट को फ्लरिश नहीं किया, देश के हित में ही किया, लेकिन ये डर हमेशा सताया कि कभी केरला का कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया। और एक तो ऐसे ही केरला डेवलप है, ये केरला का पोर्शन ऐसे ही डेवलप है, और अगर सारे रिसोर्सेज को मोड़ लिया तो रेस्ट ऑफ द इंडिया एक तरफ कंगाल हो जाएगा, केरल अकेले बवाल हो जाएगा। तो ये जो इंदिरा गांधी का पावर था, सेम पावर ऐसा ही कौन एग्जीक्यूट कर रहा था, कौन एक्सपीरियंस कर रहा था? हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी। इनको भी सेम इंटरेस्ट मिला हुआ है। 17-18 सीएम इनके भी अपने थे 14 के बाद, लेकिन इन्होंने इस बात को समझ लिया कि नहीं भाई साहब, हम हैं, चाहे इंदिरा जी थी तब तक तो ठीक है, कोई इधर वाला बंदा आ गया तो दिक्कत खड़ा हो जाएगा। इसलिए क्या किया? एग्जिस्टेंस योजना आयोग का ही खत्म कर दिया और उसके जगह पे क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। नीति आयोग क्या है?
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कैसी बॉडी है बताइए? एडवाइजरी, हाँ एडवाइजरी तो है ही, लेकिन योजना आयोग में और अगर पूछा जाए कि नीति आयोग में अंतर क्या है तो क्या बताएंगे? अगर बेसिक आपसे डिफरेंस पूछा है तो क्या बताएंगे? चलिए डिस्कस हो जाएगा। इंडो बांग्लादेश एग्रीमेंट, भारत बांग्लादेश समझौता, 100वां संविधान संशोधन, इंडियाज फ्यू पार्ट्स टू बांग्लादेश बाय स्पेशल मेजोरिटी, याद रखेंगे बांग्लादेश फ्यू पार्ट्स टू इंडिया बाय सिंपल मेजोरिटी। उसमें अंतर यही है कि फिनांस भी प्रोवाइड करती थी योजना आयोग, नीति आयोग फिनांस वगैरह नहीं प्रोवाइड करती है, केवल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है और थिंक टैंक है, वो आपको माइंडसेट दे सकती है, आपको एक्सपीरियंस करा सकती है, प्रैक्टिस फैसिलिटी आपको दे सकती है, आप जहाँ लर्निंग स्किल सीख सकते हैं, ये चीज़ें सारा मैकेनिज्म आपको दे सकती है, पैसे नहीं देगी, आपको खुद करना होगा। हाँ वो आपको खुद करना होगा। 552 प्रिंसली स्टेट थे, हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट वर फाउंड? 552, इसमें से 549 ने ज्वाइन कर लिया। ये कब की बात बता रहा है? 1947, यानी कि 565 से 562 की बात कर रहा है। ये भारत में शामिल हो गए थे, 3 नहीं शामिल हुए थे, जिन तीनों की आप बात कर रहे थे, हैदराबाद जो कि जूनागढ़ हो गया, और एक जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के केसेस में क्या हुआ कि पाकिस्तान जब अटैक किया, चढ़ाई किया, जब इनको दिखा कि अब मेरी लाज नहीं बच रही है, द्रौपदी वाला हाल हो गया, तब दौड़ के ये आए और बोले कि हमको बचाइए, तो एक्सेशन इन्होंने साइन किया। ये जो हमारे हैदराबाद के निजाम थे ये मान ही नहीं रहे थे, तो पोलो चला के इनकी पिटाई की गई, ये भी सुधर गए। और यहाँ तो जूनागढ़ में क्या था कि रूलर्स मुस्लिम और वहाँ की जो जनता थी वो हिंदू, इस चीज़ को लेकर इंटरेस्ट में प्रॉब्लम था, तो वहाँ पर जनमत संग्रह प्लेबिसाइड करा दिया गया और उसको शामिल कर लिया गया। ये सब काम किसने किया? हैदराबाद के लिए देखिए क्या कर रहा है, पुलिस एक्सेशन ऑपरेशन पोलो, सितंबर 1948 पुलिस अधिग्रहण से हुआ। एक यहाँ पे पर्सन थे कोटूरू सीताय गुप्त, सहमत नहीं थे इस बात से, इंपॉर्टेंट पर्सोना थे वहाँ के, पूछ दे आपसे कि किनकी सहमति नहीं थी इस ऑपरेशन में, तो कोटूरू सीताय गुप्त। जूनागढ़ के केस में रेफरेंडम था, यानी कि जनमत संग्रह था, और कश्मीर के केस में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बाई महाराजा हरीश सिंह, ये तो आपने सुना ही होगा, अभी फ्लैक्स पे था। इसके बाद 370 के टाइम में 1950 में 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, 4 फोल्ड मतलब कि 4 तरीके का, 4 गुना नहीं होगा, 4 तरीके के 4 एस्पेक्ट्स पे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड डी में क्या रखा गया था? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब इनके देख लेते हैं क्या क्या तरीके थे। पहला जो डिस्प्यूट हुआ हमारे साथ कि स्टेट इंटरेस्ट, ये लिंग्विस्टिक इंटरेस्ट को लेके हमारे यहाँ बवाल छिड़ा कि हम अलग होंगे स्टेट को लेके, जबकि जितने भी कंसर्निंग कमेटी थी सबके रिकमेंडेशन ये थे कि भाई साहब आप ठीक है अपने सोवर्निटी को बना के रखिए, आप अपने इंडिपेंडेंसी को बना के रखिए, आप हमारे साथ एकोमोडेट करें विद कोऑपरेशन, मतलब कि आप हमारे सहयुक्त बन के नहीं, आप हमारे साथ बराबरी में तालमेल मिलाकर चलिए। क्योंकि क्या है यहाँ पे बाई कैमरल अप्रोच है ना, जैसे आपका एक्सक्लूसिव डोमेन है वैसे हमारा एक्सक्लूसिव, ऐसा नहीं कि थोप रहा है, सेंटर जो है स्टेट पे थोप तो नहीं रहा है, सबका एक्सक्लूसिव डोमेन है, ठीक है, सेंटर का अलग, स्टेट का अलग। इवन लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं लेजिस्लेटिव नेचर पे, तो हमारा यूनियन लेजिस्लेटिव अलग है, यानी कि क्या कहते हैं उसको, विधायिका एक केंद्रीय स्तर पे है, एक विधायिका राज्य के स्तर पे है। अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें कार्यपालिका की, तो एक हमारी यूनियन लेवल पे है और दूसरा हमारा स्टेट लेवल पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो बाई कैमरल अप्रोच होने का मतलब क्या हुआ, आप सबऑर्डिनेट नहीं हैं। बाई कैमरल का मतलब हुआ कि आप सबऑर्डिनेट नहीं हैं, आप हमारे अंदर काम नहीं कर रहे हैं, आपका अलग अस्तित्व है, आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारे साथ, आप अपनी सोवर्निटी के साथ हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कभी भी अगर वर्ड यूज कर रहे हैं सेंटेंस में कि सब स्टेट आर द सबऑर्डिनेट ऑफ द यूनियन, तो ये गलत हो जाएगा, सबऑर्डिनेट नहीं होगा, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। वहीं पे जुडिशियरी आपका देख लीजिए, यूनिटरी अप्रोच पे है, तो हाई कोर्ट क्या है, सबऑर्डिनेट है सुप्रीम कोर्ट का। ये स्टेट के आपके जो ये सारे जो नॉर्मल जो सिविल कोर्ट टाइप के लोग हैं, ये लोग क्या हैं, ये लोग सबऑर्डिनेट हैं हाई कोर्ट के। तो यहाँ कोऑर्डिनेट नहीं, ये लोग सबऑर्डिनेट हैं, क्योंकि अपेक्स कोर्ट आपका एक ही है, कौन है, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव के केस में
आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो एसके धर का पहला कमीशन था, एस्टेब्लिश किया गया 1948 में। एसके धर इसके मेंबर थे, इसलिए इसको एसके धर चेयरमैन थे 1948 में। और क्या होता था ना कि जो कमेटी का जो हेड होता था उसी के नाम पे कमेटी का अक्सर नाम रख दिया जाता था। लिंग्विस्टिक बेसिस यानी भाषा के आधार पे इस मॉडल को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। स्टेट टू बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, प्रशासनिक सुलभता के आधार पे आप कहेंगे तो स्टेट को बांटा जा सकता है, बड़ा स्टेट है उसको छोटा कर लीजिए। लेकिन आप ये कहेंगे कि भाषा के आधार पर बांट दिया जाए, इस चीज को एसके धर साहब ने रिजेक्ट कर दिया। राज्यों का गठन भाषाई आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? नींद नहीं लग रहा है? उसके बाद कौन सा कमिटी आया, इसके बारे में सुने हैं? कौन कौन इसमें मेंबर थे बताइए, तो आप बताइए, तो अभी आपका नींद टूट जाएगा। हमारे तरफ देख के बोलना है, नहीं मालूम है ना? इसके पहले तुम बोर्ड पे भी नहीं देखी हो। नींद लगे तो जाके पानी वगैरह आंख पे मार लेना चाहिए। जागृत रहना जरूरी है। सुबह में ब्रह्म बेला में उठ के थोड़ा तपस्या कीजिए, तब जगिएगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जे से जवाहरलाल नेहरू, भी से वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। स्टेट शुड नॉट बी फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। इन्होंने भी क्या कहा कि स्टेट को भाषा के आधार पे क्या नहीं किया जाएगा। लेकिन एक यहाँ पे आ गया इन्फ्लक्स। नेहरू जी हमारे थे बहुत सुप्रीम अथॉरिटी के तौर पे एग्जिस्टेंस में थे। ये जो महाशय थे ना, ये श्री रामलू, ये मर गए। इनके मरने के बाद जो हड़कंप मचा है देश में, आप उसको बेसिक्स वॉल्यूम 1 जो होता है ना हिस्ट्री का 11th का, उसको पढ़िएगा। क्या आलम था उस समय। नेहरू जी को अपना सिंहासन हिलते हुए इंद्र जी की तरह फील हो रहा था कि अब मेरा सिंहासन हिल रहा है, कहीं हम गिर न जाए। वो मर गया बेचारा भूखे रह के। अब मरने के बाद आनन फानन में सारी एस्टेब्लिशमेंट को कैंसिल करके भाई बोला गया तुम जाओ, तुम स्टेट बनाओ। तभी तो 56 से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ, 53 में ही इनको एग्जिस्टेंस दे दिया गया कि तुम भाई पहले ले लो अपना, जिस आधार पर लेना है ले लो। तो 1953 में पोटू श्री रामलू आंध्र प्रदेश में थे। 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद इनकी हो गई टिकट टू बैकुंठ, ये चले गए। अन्ना हजारे केस में भी यही लग रहा था सरकार को कि सलट मत जाएंगे, सलट जाएंगे दूसरा लफड़ा हो जाएगा। ठीक है। आफ्टर हिज डेथ फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया फॉर्म। इसी बात को लेकर उनका ये भी था, अनशन भी था, और मर भी गए। तो मरने के बाद तो फुलफिल किया जाएगा ना। वो क्या कहते हैं, कुछ अवार्ड जो होते हैं जो मरने के बाद दिए जाते हैं आपसे प्रभावित होकर। हाँ, और कुछ लोग को मरने के बाद वाला अवार्ड पहले दी जाता है, उसको बोलते हैं जीवित किदवंती। यानी कि जो अवार्ड मरने के बाद मिलना चाहिए वो पहले ही दे दो, और कुछ लोग को मरने के बाद मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि पिंडदान पहले ही करा दो, अवार्ड देने की बात हो रही है। ठीक है। आफ्टर इट जस्ट फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड आंध्र प्रदेश 1953 सितंबर अक्टूबर के ट्रांजिशन पे ये था। और ये स्टेट कौन सा था, तेलुगु स्पीकिंग एरिया। उनकी मृत्यु के बाद भारत का पहला भाषाई राज्य बना 1953 में आंध्र प्रदेश। सितंबर अक्टूबर तेलुगु भाषी क्षेत्र था ये। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, फजल अली कमीशन उसके बाद एग्जिस्टेंस में आया। राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली इसके चेयरमैन थे दिसंबर 1953 में। इसमें 3 मेंबर्स थे, फजल अली, के.एम. पन्नीकर और एच.एन. कुंजरू। ये आपसे PYQ में कम से कम 10 बार पूछा है। आप SI का स्पेशल PYQ उठा के देखिए, उसमें 10 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। सारे मेंबर्स का नाम याद कर लेंगे। इसका हो गया एक, वो आपको कैबिनेट मिशन के जो मेंबर्स हैं उसके साथ मैचिंग के लिए देता है। पैथिक लॉरेंस हो गए, और हाँ क्रिप्स हो गए, और कौन थे, कौन थे, AB अलेक्जेंडर। तो इसमें चीफ कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, क्रिप्स थे। क्रिप्स इसके पहले कभी इंट्रोड्यूस हुए थे इंडिया में? हाँ, क्रिप्स मिशन में हुए। समिति द्वारा की गई सिफारिशें क्या क्या थी, रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ 1 लैंग्वेज 1 स्टेट। ये जो फजल अली की बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, 1 लैंग्वेज 1 स्टेट के कॉन्सेप्ट को नकारा। बोला कि नहीं, आप स्टेट रखिए, चलिए ठीक है, आपको रीऑर्गेनाइजेशन चाहिए आप रख लीजिए, कम से कम इतनी स्वतंत्रता दीजिए कि वहाँ बहुत सारे भाषी लोग भी रह सकते हैं। क्योंकि अब इंडिया के अंदर आपका एग्जिस्टेंस है, और आप जैसे कि मराठा वाले कैसे ड्रामा कर रहे हैं कि मराठी ही केवल यहाँ रहेंगे।
उस चीज को। एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया, राज्य गठन के भाषाई आधार को स्वीकार कर लिया। अगर आपसे पूछ दे कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे सबसे पहले एक्सेप्टेंस कब मिला, तो इसी गठन के साथ। हाँ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 भाग क ख ग घ, 14 स्टेट हैं और 6 यूटीज यहाँ पे फॉर्म किए गए। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 दो पोर्शन है। 1 नवंबर 1956 को 14 स्टेट 6 यूटीज याद कर लेंगे। अभी का नहीं पूछेगा, इस केस में हमेशा वही पूछेगा। गोवा के केस में 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था और दमन दीव के साथ ये दो। अच्छा, एक चीज और है, गोवा पे रूल कौन कर रहा था? पुर्तगीज। डच कौन बोला है? आप बोल दिए पुर्तगीज। अच्छा, पुर्तगीज के साथ और एक स्पेशल उनके साथ एक क्वेश्चन बनता है कि वो सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए। हाँ, सबसे बाद में गए थे, ये भी याद रखेंगे। उसके साथ भी एक ऑपरेशन चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय 1961 लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट टू लिबरेट गोवा, दमन एंड दीव, पोर्तुगीज रूल। हालांकि उन्होंने 1968 तक अपने आप को वहाँ रखा। वहाँ की दीन दशा भारत से अलग है। आप गोवा वगैरह जाएंगे ना, तो वहाँ अभी भी लगता है वो फील आती है पुर्तगाल वाली फील आएगी। उसी तरीके से सारे वहाँ पे वहाँ का आपको दुनिया के लिस्टेड 10 चर्च में वहाँ के चर्च हैं। कैथेड्रल चर्च जो है टॉप क्लास का चर्च है। तो वहाँ का लाइफ स्टाइल लगभग यूनिफॉर्म सिविल कोड भी वहाँ ये एक्सरसाइज किया जाता है पहले से। अगर अभी इंडिया की बात की जाए, रिसेंट में उत्तराखंड पहला स्टेट है जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड। किस में है यूनिफॉर्म सिविल कोड? 44 क्या है? डीपीएसपी। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। इन्फोर्सिबल है? जस्टिसिएबल नहीं है? जस्टिसिएबल कन्फर्म है आप लोग? अच्छा, ठीक है। तो गांधी जी के प्रिंसिपल को कहाँ रखा गया था? इसीलिए रखा गया होगा कि उनके बाद का कोई वैल्यू है नहीं, इन्फोर्सेबल तो है नहीं, तो कहीं लगा दो। लिबरल अप्रोच को कहाँ रखा गया था? डीपीएसपी में रखा गया। तो फिर फंडामेंटल ड्यूटी तो जस्टिसेबल है ही। आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज है ना। किस बेसिस पे? इकोनॉमिक और सोशल बेसिस पे। हमने आपसे पूछा कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं ये तो जस्टिसेबल हैं। गलत जा रहे हैं। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्सिबल कर दिया जाएगा ना, तो वंदे मातरम और जन गण मन का टाइम खड़े नहीं होंगे तो पुलिस टांग तोड़ देगी आपका। फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल ये बताइए क्यों? और वो ड्यूटीज है इसलिए नहीं है, यानी कि ड्यूटीज के लिए फ्री हैंड है कि गलती कर सकते हैं। कहां से लिया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज? दिमाग पैरालाइज हो गया है, इसीलिए बोलते हैं रिकॉल करके आया करो सब क्लास में, नहीं तो मत आया करो सब, भाग जाओ सब हमारे आने से पहले। यूएसएसआर से लिया गया था सबसे पहले। नेशनल लेवल इकोनॉमिक प्लानिंग कहां से लिया गया था? यूएसए से। यूएसए इकोनॉमिक प्लानिंग कर रही थी पहले। कहां से? सोवियत यूनियन। स्पेन से? स्पेन नहीं, स्पेन बोली है, स्पेस नहीं बोली है। तो स्पेन ये सोशलिस्टिक फ्रेमवर्क में बिलीव करता था। हमने तुमको पढ़ाया है ना जी कि नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी जैसी कंट्रीज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ थी, तो सोशलिस्टिक अप्रोच पे तो उसका ध्यान ही नहीं था। तो ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग है ये कौन बनाता है? कैपिटलिस्ट वाले। उनको क्या मतलब है, इतना पैसा है कि उनको प्लान करना ही नहीं है। वो तो चलते हैं ना सैलून अप्रोच के साथ, उसको कहते हैं ब्यूटी पार्लर अप्रोच। जैसे जैसे कमोडिटी जाएगी उस हिसाब से डिमांड को फुलफिल किया जाएगा। प्लानिंग कौन बनाता है? जिसके पास कम है रिसोर्सेज। तो आपको यहाँ पे सेंस डेवलप करना होगा कि जितनी कंट्री सोशलिस्टिक अप्रोच पे होंगी वही बनाएंगी, प्लानिंग वही करेंगी। सोशलिस्टिक यानी कि समाजवादी अप्रोच, यानी कि जिनका एम क्या होगा? टू एस्टेब्लिश सोशल इशूज को सॉल्व करने के लिए वेलफेयर सेट करना। तो यूएसएसआर पहला था जहाँ से हमने क्या लिया? नेशनल लेवल इकोनॉमिक प्लानिंग। इसके जन्मदाता कौन थे? जोसेफ स्टालिन। जैसे हिस्ट्री में मैक्स मुलर है ना इंपॉर्टेंट नाम,
वैसे ही इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट नाम वही है, जोसेफ स्टालिन, याद कर लो उसको, ऐसे अपने मानस पटल पे लिख लीजिए। ऑपरेशन विजय 1961 गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन विजय। 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1987, स्टेटहुड गिवन। 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 97, राज्य को दर्जा दिया गया। किसको? गोवा को। इसके पहले क्या था? वो स्टेटहुड का दर्जा नहीं दिया गया था। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद ही उसे क्या दिया गया? स्टेटहुड का दर्जा। स्टेटहुड मतलब राज्य का दर्जा दिया। दादरा और नगर हवेली 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यूटीज था, नाउ मर्ज्ड विथ दमन एंड दीव। अभी रिसेंट क्या है इसका स्ट्रक्चर? दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एंड दीव सबको क्या कर दिया गया है? मर्ज कर दिया गया है। 10वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अब दमन और दीव में विलय हो गया इसका। ये रिसेंट करंट अफेयर था आपका। फ्रेमवर्क ऑफ स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट याद करने का तरीका है आपको किस तरीके से, यानी कि 370 और 371 के रिलेटेड ये फॉर्मूला है। आम गुना है, मैम तुसी घर और मौज लो, इसी सीक्वेंस में उसको याद कर लेंगे, याद हो जाएगा। देख लीजिए मेमोनिक्स है। आम के लिए आंध्र प्रदेश हो गया, फुली फ्लेज्ड स्टेट ऑन। सबसे पहले स्टेट की बात करेगा कौन? आंध्र प्रदेश हो गया। उसके बाद महाराष्ट्र। अब ये नहीं कहना कि दूसरा आम कहाँ गया, ठीक है। उसके बाद उनका गुना हो गया, गुजरात हो गया 1960, नागालैंड 1963 एंड हरियाणा 1966 है। सर हिमाचल प्रदेश 1971 और फिर एम से मेघालय 1972, मणिपुर 1972। ये दोनों एक साथ, मेघालय और मणिपुर एक साथ है। टूसी त्रिपुरा 1972, यानी कि पीछे दो स्टेट थे 1972 के साथ, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। MMT सिक्किम। अच्छा ये बताइए कि शेड्यूल में जो अदर स्टेट की बात करता है, ठीक है, तो किन 4 स्टेट्स को वो अलग करता है? वेरी गुड, 4 स्टेट हैं, उसको याद कर लेंगे। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। AMTM याद कर लीजिए, इसमें कंफ्यूजन होता है। क्या है? वाह, देखिए एक और बात आ गया, ATM में मनी नहीं है। चलिए बढ़िया है। स्पेशल केस क्या है? अरियल रूल्ड बाय चोग्याल डायनेस्टी। ये थोड़ा सा रेफर कर रहा है हिस्ट्री को, ये वहीं पे रूल किया था। एसोसिएट स्टेट R2A, आर्टिकल 2A है 35 CA 1974 में इसको शामिल कर लिया गया। कंप्लीट स्टेटहुड इसको कब दे दिया गया? 1975। किसकी बात कर रहा है? सिक्किम की बात कर रहा है। सिक्किम से कम 10 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। स्टेटहुड कब मिला और उसको एस्टेब्लिशमेंट कब, मैंने कि ऑर्गेनाइज कब किया? 74 में ऑर्गेनाइजेशन था उसका और 75 में उसको स्टेटहुड का दर्जा दे दिया। गोवा केस में क्या कर रहा है? 56 कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटहुड और अरुणाचल प्रदेश 1987 और मौजलों के साथ मिजोरम। हो गया? ऐसे देख लेंगे, उसको PPT मिलेगा तो, और कोई बात नहीं है। आर्टिकल 370 स्पेशल पावर टू जम्मू एंड कश्मीर नाउ रिपील्ड, अभी है, इसको डिसमेंटल कर दिया गया। आर्टिकल 370 क्या है? एज नाउ डिसमेंटल्ड है, हटा क्यों नहीं सुने थे आर्टिकल 370 के बारे में? अभी है, एक्सरसाइज किया जा रहा है, पीछे से नहीं बोलो। अभी एट प्रेजेंट उसको एक्सरसाइज किया जा रहा है। देखिए वो गलत बताए हैं आपको, सही नहीं बताए, आप बताइए। आप अपने नहीं हो रहा है ना? क्या था 370? तो नहीं हो रहा था, लेकिन पता नहीं है क्या नहीं हो रहा था। देखिए क्या फायदा झूठ मूठ का, अपना कंसर्न बताइए, आप रेज कीजिए कि सर इसके बारे में कुछ पता नहीं है। 370 था जो स्पेशल राइट्स दे रहा था स्टेट्स को, यानी सब्जेक्ट टू बजट था, बहुत बड़ा बजट था उसके लिए। जम्मू एंड कश्मीर अकेले 4 राज्यों के बराबर बजट क्या करता था? अडॉप्ट करता था इंडियन गवर्नमेंट से। जो भी स्टेट सब्जेक्ट टू बजट हो गया, समझिए कि उसके लिए एक मद ही अलग से निकल गया पैसे का। और दूसरी बात कि वो लोग क्या करते थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ये प्रिंसिपल्स थे उसको डिनायल दे रहे थे, कोई चीज़ नहीं था उनका, कोई कोऑपरेशन नहीं था, एक तरीके का बस एक पर्यटन ही तो था। ये टूर से ये टूर ट्रैवल से जो बिजनेस जो एकोमोडेट कर पाता था, उस हिसाब से जो रेवेन्यू थोड़ा बहुत मिल पा, उसमें भी स्टेट का शेयर ज़्यादा था, स्टेट रख लेता था, और उस हिसाब से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान भी नहीं देता था। और 370 जब हट गया, जो स्पेशल दर्जा था जो हरि सिंह ने एस्टेब्लिश करवाया था एक्सेशन के, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू, उसको जब से रिपील कर दिया गया, तब वो जैसे हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड है, वैसे जम्मू एंड कश्मीर है। अब आप भी वहाँ जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं इजीली।
यानी कि फंड का इनफ्लो भी है, आउटफ्लो भी है, तो चीज़ें ईजी हो गई। थोड़ा सा अभी टेक्निकली उसमें प्रॉब्लम है, इतना ईजी नहीं है वहाँ पे जाके लैंड वगैरह ये करना है, लेकिन चलिए कुछ तो ना से कुछ तो बेहतर। 370A के कंडीशंस के लिए बता रहा है। नागालैंड ये भी एक है, नाम आसमा जी के, हाँ एक लड़की से नाम पूछा गया, उसका नाम आसमा था, जी के पढ़ती थी, ऐसे याद कर सकते हैं। उसी सीक्वेंस में दिया हुआ है नागालैंड, फिर असम, फिर मणिपुर, आंध्र प्रदेश, आंध्रा यूनिवर्सिटी, आंध्रा में एक यूनिवर्सिटी था, उसको भी इसके थ्रू, ये 371 के थ्रू ये किया गया था, एक्नॉलेज किया गया था। मतलब उसका सारा एस्टेब्लिशमेंट, उसका इनकम एक्सपेंडिचर सब कुछ कौन देखता था, स्पेशल पैकेज के थ्रू उसको डील किया जाता था। उसके बाद सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, देन लास्ट कर्नाटका। अब आर्टिकल नंबर 371, देखो वो जो आपने सीक्वेंस याद किया आसमा जी के, उसको इस पे सेट कर दीजिए, ये जहां तक जाएगा 371 A B C D E F G, ऐसे एक सीक्वेंस में है, कोई बीच में गायब नहीं है, बस एक ये है 370 स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। उसके बाद ABCD शुरू है। 371A नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान, ठीक है। 371B असम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। 370C स्पेशल प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ मणिपुर, देख लो। वैसे ही डी है स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ आंध्रा। ई की बात सोचो, कितने सारे स्टेट, क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो सबसे स्ट्रॉन्ग कंडीशन में, सबसे संपन्नता के साथ उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार। बिहार बहुत डेवलप था। आप जाके देखिए कांग्रेस फील्ड है, जो कांग्रेस मैदान है, वहाँ पे प्राइम पॉलिटिकल कंसर्न डेवलप किए जाते थे। वहाँ पे गांधी जी आते थे और वहाँ पे मीटिंग्स होती थी। वहाँ पे जो पुरानी बिल्डिंग्स है इतनी डेवलप है उस टाइम के लिए, उससे आइडिया लगता है कि कितना डेवलप होगा। और दूसरी चीज़ है, बड़े बड़े जो लीडर्स थे, सच्चिदानंद सिन्हा हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, जयप्रकाश नारायण, ऐसे बड़े बड़े विभूति थे जो कि अपने पारिवारिक तौर पर भी संपन्न थे और उनका विजडम भी उस लेवल का था। तो बिहार जैसे स्टेट को स्पेशल राइट्स देने का कोई तुक नहीं बनता था। अब कहानी उल्टी हो गई, ये लोग फंड लेते देते बहुत आगे निकल गए और हम आज भी वोट कहाँ दे रहे हैं, केसी सिन्हा को हरा दे रहे हैं। पता नहीं बेचारे कितने वोट से हार के, बताओ उनका 84,000 वोट से हार गए हैं। गांधी जी भी यहाँ लड़ते ना तो हार जाते हैं। 371E आंध्र प्रदेश, एफ की बात कर रहा है सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान, जी की बात कर रहा है मिजोरम राज्य के, ऐसे पूछ सकता है, ये देगा पूछ सकता है किस राज्य के संबंध में, मैचिंग के लिए दे सकता है। इतना इजी लेकर नहीं चलो, सिलेबस बदलेगा। जो सिलेबस दे के आ रहा है वो सब दरोगा का, उसमें बदलाव हो रहा है, समझो। सिलेबस के बदलाव के लिए अधियाचना भी मंजूर हो चुकी है। नेक्स्ट दरोगा से तो इंग्लिश भी इंट्रोड्यूस हो रहा है, इस बार छोड़ दिया गया है। तो इस बार में आप लोग निकल जाए तो अगले बार में उठा के फेंक देगी आयोग आप लोग को। जिसका इंग्लिश गोल उसकी कहानी गोल। एच स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के संबंध में एच। वैसे इंग्लिश कोई टफ नहीं इंट्रोड्यूस करेगा, साइनो एंटो पूछेगा, लेकिन बिहार के बच्चे उसी में इतने कांपने लगते हैं ना, ऐसा लगता है कि मर जाएंगे पेपर देख के। गोवा राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान कहाँ दिया गया है, आई में। और कर्नाटक राज्य के संबंध में जो खत्म, यानी कि ए से लेके जे तक। और आपको याद करना क्या है, नाम आसमा जी के, ऐसे ही सेट कर देना, ठीक है, कुछ नहीं करना है, याद ना हो तब। अब आ गया आपका सिटीजनशिप। सिटीजनशिप क्या होता है और कितने बेसिस पे दिए जाते हैं, कितने बेसिस से लूज कर सकते हैं, ये बताइए। ऑर्गेनिक जो आपके पास नॉलेज है उसकी बात कर रहे हैं। किस किस बेसिस पे, बाई ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन था क्या, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी ही टफ साइड है, और उसका मतलब होता है कि सपोज करो इंडिया कल कॉन्कर कर ले पीओके, तो पीओके के सारे लोगों को सिटीजनशिप बनाने के लिए नहीं बुलाएगी मिनिस्ट्री में, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, इंडिया के सिटीजन हो जाएंगे। वही पांचवा था। तो कह रहा है कि अच्छा हाँ, सिटीजनशिप से रिलेटेड सारे एग्जीक्यूशन कौन करता है,
कार्ड पार्लियामेंट में होता है। सिटीजनशिप, ये स्पेशल मिनिस्ट्री की बात कर रहे थे। सिटीजनशिप इन इंडिया, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप है ना। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? मैंने देश के लिए एक। तो ऐसा हो सकता है क्या कि हम एक इंडिया का ले लिए और एक दूसरे देश का ले लिए, चलेगा? नहीं चलेगा। यूएसए में कैसे चल रहा है? वहाँ पे राज्य का भी अपना सिटीजनशिप है। वो दोहरी का मतलब हो गया कि आप एक ही स्टेट के दो एग्जिस्टेंस को फॉलो कर रहे हैं। दोहरी का मतलब ये नहीं कि दो देश को, और हमेशा स्टेट की बात होती है ना पॉलिटिकल कंसर्न में, तो उस स्टेट को आप आर्टिकल प्रोविंशियल जो आर्टिकल है, प्रोविंस के रिगार्ड में आर्टिकल है, उससे रिलेट नहीं करेंगे। यानी कि 3 और 4 में क्या है? स्टेट की बात करते हैं, वो प्रोविंस की बात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब। पॉलिटिकल कंसर्न में जब भी स्टेट की बात की जाएगी वो पूरे देश की बात करेगा। ठीक। रेगुलेटेड बाय पार्लियामेंट। कौन कौन से आर्टिकल फ्रेम में है इसमें? 5 से 11। सिंगल सिटीजनशिप टेकन फ्रॉम, और पार्लियामेंट्री सिस्टम टेकन फ्रॉम, रेगुलेटेड बाय पार्लियामेंट। वही चीज आ गया। सिटीजनशिप के रिगार्ड में देखिए, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 26 ऑफ जैन 1950, आर्टिकल 5 to 8 संविधान लागू होने से पहले था। पहली बार सिटीजनशिप के रिगार्ड में अमेंडमेंट कब किया गया? सिटीजनशिप एक्ट की बात करेंगे, पहली बार कब किया गया था? संविधान बनते 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था तो कुछ लॉज थे जिसको इनेक्ट कर दिया गया था, पता है ना। उस समय नागरिकता को कर दिया गया था, ठीक है। इसलिए कि उस समय क्या आ रहा था? टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा था। कुछ लोग इधर से आ रहे थे, उधर से भाग रहे थे। तो इन चीज़ों को निपटने के लिए, ईजी करने के लिए उस समय नागरिकता को लगा दिया गया था। लेकिन अगर पूछ दे नागरिकता एक्ट पहला कब आया था, तो 1955 में आया था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पढ़े हैं ना आप लोग? हाँ, तो उस बात को ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात कब किया गया था अमेंड? 2019 में। किस चीज़ को लेके? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्या था उस एक्ट में? तीन राज्यों से जो आए हुए हैं। कौन कौन आ रहे थे? मुस्लिम को छोड़ के कौन कौन? हिंदू, बुद्ध, पारसी, क्रिश्चियन और सिख हो गया, जैन हो गया। आर्टिकल 26, ये आफ्टर 26 जैन 1950। पहला सिटीजनशिप अमेंडमेंट कब आया था? 1955 में। याद रखेंगे इसको। आर्टिकल 5 कह रहा है शुड बी अ डोमिसाइल ऑफ इंडिया। इनके पास डोमिसाइल होना चाहिए। आप एग्जाम देते हैं तो क्या बनवाते हैं? निवास प्रमाण पत्र। उसको क्या कहते हैं? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेसिडेंस सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट? दो पेपर होता है, आप लोग दोनों को एक ही मान के चल रहे हैं। निवास का मतलब हो गया कि इन फ्यूचर उसमें बदलाव हो सकता है। डोमिसाइल में बदलाव संभव नहीं है। डोमिसाइल आपके नेटिव प्लेस को इंडिकेट करता है, जहाँ से आपका मूल, आप जहाँ से उत्पन्न हुए हैं आपके दादाजी, वही जगह आपका डोमिसाइल आपको देती है बना के। और फिर उसके एड्रेस में बदलाव नहीं, आपके निवास में बदलाव हो सकता है। मान लीजिए कल हो गया आपका कैडर मिल गया तमिलनाडु, आप वहाँ ज्वाइन कर लिए, 10 साल 15 साल रहे, तो ऐसा थोड़ा ना कि वहाँ वोटिंग राइट्स आपको नहीं मिलेगा। आपका एपिक नंबर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, आधार नंबर आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, आप वहाँ के निवासी, फिर वहाँ आप फैसिलिटी लेंगे, सब्सिडाइज कोई फैसिलिटी है तो आपको वहाँ दी जाएगी, तो उस हिसाब से आपका निवास वहाँ बन जाएगा। कुछ लोग जाते हैं ब्लॉक में, कहते हैं हमारा डोमिसाइल बनवावे के बाद फॉर्म भरे के बाद, तो ऐसे जो कर्मचारी होता है वो भी इसी लहजे में इंटरटेन करता है कि रेसिडेंस और डोमिसाइल दोनों एक ही हुआ, ठीक है। यहाँ कितना गड़बड़ ब्लॉक में होता है आप देखें, पता है आपको? आप EWS बनवा रहे हैं या फिर NCL बनवा रहे हैं, तो इसके लिए 3 जो पिलर हैं वो क्या क्या हैं? आपका कास्ट होना चाहिए, आपका रेसिडेंस होना चाहिए, आपका इनकम होना चाहिए। अगर गलती, और चौथा तब बनता है आपका NCL या फिर EWS।
ठीक है, ये सर्टिफिकेट इन तीनों को सर्टिफाई कर रहा है। आप अप्लाई करने जाए ना, ये चारों एक साथ अप्लाई हो जाता है, जबकि लॉ ये कहता है कि ये इशू होने के बाद ये अप्लाई होगा। तो स्टेट के नौकरी में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इन गलती से यूपीएससी या कोई पीसीएस वगैरह का नौकरी रिजल्ट हो गया है, कांड आप ऐसा करके आए हैं ना, तो वेरिफिकेशन में वो सीओ साहब भी नपेंगे और आपका तो नपना तय है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम जाना ब्लॉक में बोलना कि एनसीएल अप्लाई करके देखिए ना, इनकम अप्लाई नहीं किए, कर्मचारी बोलेगा हो जाएगा, अप्लाई ना अप्लाई करके हम तुरंत इशू कर देंगे। कल के डेट में एनसीएल इशू हुआ, आज इनकम इशू कर देंगे। बताओ, दोनों को रख ले अगर अधिकारी अपने सामने वेरिफिकेशन करने वाला कि इनका पहले एनसीएल अप्लाई ये इशू हो गया है, तब इनका इनकम इशू हो रहा है, ये सारा दिक्कत चल रहा है। किसी कुछ भी कर देगा 100 रुपये में, तुम्हारा मृत्यु प्रमाण पत्र बन जा रहा है, तो जिंदे रहते तो बातें अलग है। तो भारत में जो जन्मे हैं उनके लिए आर्टिकल 5 क्या क्या डील करता है। भारत में जो जन्मे हो, पहली बात, ईदर ऑफ द पेरेंट्स आर बोर्न इन इंडिया, माता पिता में से कोई एक जन्मा हो, या फिर ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, 5 साल कम से कम वो इंडिया में रहो। ये कौन डील कर रहा है इससे? आर्टिकल 5। याद रखेंगे, जन्मा हो, माता पिता में से कोई एक जन्मा हो, या कम से कम 5 साल से। क्या लिखा है? हाँ, तो संविधान लागू होने के बाद ही की बात कर रहे हैं। 5 साल की बात करना, फिर 12 और 7 की बात नहीं करेगा, आगे देखना, परेशान ना हो। ये संविधान लागू होने के बाद की बात कर रहा है, ठीक है। आर्टिकल 6 कह रहा है वे लोग जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, अब उस समय टेरिटोरियल डिस्प्यूट था, कुछ इधर से भाग के उधर गए थे, फिर नाखुश हुए तो इधर आए, कुछ उधर पहले रहते थे, बॉर्डर देख लिए तो फिर इधर आ गए। 2 तरीके का कंडीशन था, एक अपने मन से गए थे, लात खा लिए, फिर वापस आ रहे थे, एक जो उधर रह रहे थे, जब पता चल गया कि बाउंड्री बन गया तब इधर आ रहे थे। तो दोनों के साथ डील करना था, दोनों का राइट है भाई। एक तो लात खा के रहे, उन्हीं का भाव कम था क्योंकि गए का आए थे, लेकिन जो बेचारा पहली बार ही आ रहे थे उनको वेलकम करना जरूरी था। वो सुने थे कि बाउंड्री बन गया तो भाग के आ रहे थे। इसमें दोनों तरीके के लोग थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम थे। कुछ मुस्लिम सोचे होंगे भाई साहब कि ये तो हमारा अपना है, चलो 2-4 लात मारा सब, तब बोले कि ना बैक वहीं चलते हैं, घर अपना वहीं है। कुछ हिंदू देखे होंगे कि बन गया जब ये एक तरीके का रिलीजन बेस पे, क्योंकि जब एग्जिस्टेंस में आया था तब दोनों स्टेट सेकुलर था। इस बात पे जिन्ना जी ने क्लेम किया था कि दोनों के एग्जिस्टेंस क्या होंगे, सेकुलर होंगे, विद इन 5 ईयर उसको नॉन सेकुलर कर दिया गया। ये गलती की पाकिस्तान ने। आज जो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन है ना, उसका मेन वजह यही है, आपने फ्रेमवर्क के साथ छेड़छाड़ किया। हमारे यहाँ रूलर्स कैसे भी आए, नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोदी, कोई आए, उससे बहस नहीं है। हमारे बेसिक स्ट्रक्चर से ज़्यादा खिलवाड़ नहीं हुआ है, उन चीज़ों को जिंदा रखा गया है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं प्रैक्टिस, टफ चीज़ें की जा रही हैं, वो अलग बात है। चूँकि आप भी देख रहे हैं कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। आखिर 2019 CAA लाने का मतलब क्या था? कहीं ना कहीं देखा जा रहा था ना कि हिंदू जहाँ भी रह रहे हैं वो घट रहे हैं संख्या में, तो हर जगह डिक्लाइन ही हो रहा था उनका, तो उनके लिए तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। आर्टिकल 6 कह रहा है वे लोग जो पाकिस्तान से भारत आए थे। 7 क्या कह रहा है? इंडिया से गए पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर आए इंडिया। सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि इस लहजे में भारत से पाकिस्तान फिर भारत, मूविंग आफ्टर पार्टीशन, विभाजन के बाद आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। इनके साथ 7 डील करता है। 8 क्या कहता है? सिटीजनशिप ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ओरिजिन के हैं लेकिन बाहर अपना वर्क प्लेस है उनका इंडिया से बाहर, उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजन है 8 में, यानी कि जो बाहर रह रहे हैं, वहाँ के रेसिडेंस नहीं हुए हैं, NRI नहीं हुए अभी इंडिया के रिगार्ड में, लेकिन बाहर बहुत दिनों से रह रहे हैं, तो उनका तो मूल यही है, तो सिटीजनशिप उनका बना रहेगा एग्जिस्टेंस में। उस केस में यह 8 डील करता है। 9 क्या कहता है? स्वेच्छा से विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त करने वाला व्यक्ति, स्वेच्छा से विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिकता क्या करता है? दूसरे देश का जैसे ही आप अटेम्प्ट लेंगे वैसे ही यहाँ वाला आपका, क्योंकि ड्यूल सिटीजनशिप नॉट अलाउड। और 10 कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नागरिकता के अधिकार की निरंतरता, यानी कि कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 10 डील करता है कंटिन्यूटी से, याद कर लेंगे आर्टिकल 10 कंटिन्यूटी। उसके बाद 11 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप। 11 कहता है, हिंदी में लिखा है, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद में कौन कौन होता है? बस तो बाद में बोलेगी परसों।
यही मिस्टेक होता है, प्रेसिडेंटे छोड़ देता है लोग। हाँ, सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसके बिना लॉ पास नहीं हो सकता है। तो मनी बिल पास करने के लिए प्रेसिडेंट का रोल है? तो मनी बिल पे आप ये बताइए कि ज्वाइंट सिटिंग होल्ड किया जा सकता है, क्यों? राज्यसभा का इंटरटेन करने के लिए कि ले लो, मन करे तो कुछ बोलना, नहीं तो कोई बात नहीं, हमारा जो मन करेगा वही करेंगे। और कोई कंडीशन है इसमें ज्वाइंट सिटिंग पॉसिबल नहीं है? आप ही से पूछ रहे हैं। हाँ, ज्वाइंट सिटिंग और कहीं इम्पॉसिबल है? कहाँ? आपका पहला क्लास है? जनरल बिल आप बताइए तो, आपसे पूछ रहे हैं। नहीं याद आ रहा है? दो को ये है, एक राम दूसरा रावण, और दूसरा याद ही नहीं आपको। आप लोग नहीं ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। टारगेट बैच का मतलब हुआ कि जितना हेल्दी हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उससे सुपर फ्रेम हेल्दी से आप रिस्पॉन्ड कीजिए। आप लोग लग रहा है जैसे स्ट्रक्चर्ड है अभी इस फाउंडेशन बैच के लिए, और नेक्स्ट संडे से आपका फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। उस चीज़ के लिहाज से प्रिपरेशन को अपने जारी रखिए। अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ज्वाइंट सिटिंग पॉसिबल नहीं है, ये तुमको याद नहीं करना। हम इसीलिए कहते हैं कि याद ना करो साहब, उसके पीछे के कंसर्न को डेवलप करो। क्यों ज्वाइंट सिटिंग पॉसिबल नहीं है? मनी बिल के केस में क्यों नहीं? क्योंकि राज्यसभा के पास कोई इंप्लीकेशन और पावर ही नहीं है। भाई साहब, आप राजी हैं तो हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहता है कि हमको दोनों सिटिंग में सेपरेट 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तो ज्वाइंट कैसे करा लेंगे हम? ज्वाइंट तब तो होगा जब हमारा सेपरेशन में मेजोरिटी नहीं चाहिए होगा। आप बात को समझिए कि हाइपरलिंक मैसेज क्या है। वो कह रहा है कि दोनों सिटिंग में अलग अलग 2/3 बहुमत से जितने प्रेजेंट उनके आधा से अधिक वोटिंग होनी चाहिए। तो ज्वाइंट सिटिंग में पॉसिबल है सर? दोनों लोग मिल गए, कुछ लोग एब्सेंट हो जाएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए भाई साहब, आप आइए अलग अलग मेजोरिटी के साथ, तब क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना सबसे टफ है ना। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कब किया गया था? अच्छा चलो, प्रीएम्बल में सबसे पहले अमेंडमेंट कब किया गया था? तुम ही बताओ, दोनों अपने से राय करके बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। सबसे पहले अमेंडमेंट कब किया गया था? कल ही प्रीएम्बल हुआ है। 42nd। क्या किया गया था उसमें? हिंदी में बोले। प्रस्तावना के अंदर सबसे पहले कब छेड़छाड़ की गई थी? इसीलिए तुम लोग रुकी हुई थी, हिंदी नहीं बोल रहे थे इसीलिए। अच्छा, हिंदी में बोले। 42वां संविधान संशोधन के तहत कौन कौन से शब्दों को शामिल किया गया था? अब सोशलिस्ट, हाँ SIS हम बोले थे नहीं याद करने की। इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट एंड सेकुलरिटी। ठीक है, ठीक बोल रहे हैं। एक बार और रिकॉल करें। ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, अब इसमें हिंदी खोज रही है साहब। प्रस्तावना माने प्रीएम्बल। अच्छी, कोई दिक्कत नहीं, हम बोलेंगे, हम इस बात को ध्यान में रखेंगे। आप लोगों को कंसर्न में होना चाहिए बस। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता संबंधित है। एक्वायर यानी कि अधिग्रहण कैसे करना है? पहला, जन्म से, बाई बर्थ। दूसरा, बाई डिसेंसी यानी कि बॉर्न आउटसाइड इंडिया बट आर इंडियन सिटीजन। मूल रूप से क्या है? भारत के हैं। कह रहा है कि शालीनता से भारत के बाहर जन्मे लेकिन भारतीय नागरिक है। हो सकता है कि माता पिता उनके यहाँ से रिलेट करते हो, फिर बाहर चले गए हो, बस गए, वहाँ पैदा हुए हो, तो मूल तो उनका भारत ही है। बाई रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण के द्वारा। ओरिजिन इनका इंडियन है, 7 साल रिसाइडिंग इन इंडिया, 7 साल इनको भारत में रहने की शर्तें हैं। ठीक है। नेचुरलाइजेशन की बात कर रहा है, इनका ओरिजिन इंडिया का नहीं है, ये प्रकृतिकरण के तौर पे 12 साल इनको भारत। इसी केस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नागरिकता अधिनियम 2019 अधिरोपित किया गया। इसी केस में किया गया। 12 साल को क्या कर दिया गया? 6 ईयर कर दिया गया। किसके लिए?
उस कम्युनिटी के लिए जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 जगह से जो शोषित हैं, उत्पीड़ित हैं, उनके लिए। और बाई इन कॉपरेशन ऑफ टेरिटरी, जो हमने आपको समझाया, दूसरे देश को भारत जीत लेगा तो वहाँ के लोग ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे, क्षेत्रों का समावेश हो जाएगा। खोना क्या क्या है, लूज कैसे, रिनंसिएशन यानी अपनी इच्छा से आपने खो दिया। दूसरा टर्मिनेशन, वॉलंटरीली एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ, दूसरे देश का आप जैसे ही अपने ग्रहण कर लेंगे नागरिकता, आपकी इंडिया वाली क्या हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। डेप्रीवेशन, कोई भी आपने क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट माल फंक्शन, हेल्पिंग एनिमी, कुछ ऐसा करते हैं, यानी कि स्टेट के सिक्योरिटी के साथ आपका कोई निगेटिव कंसर्न है, उस कंडीशन में आप क्या कर दिए जाएंगे, बर्खास्त कर दिए जाएंगे। हालांकि ये टफ कॉल है, ये बहुत ही टफ कॉल है। नागरिकता जल्दी नहीं छीना जाता है इस बेसिस पे, क्योंकि नागरिकता छीन लोगे ना तो पृथ्वी पे उस मानव का भगवान के द्वारा बनाए गए इस ब्रह्मांड में उसका अस्तित्व भगवान के सामने जीरो हो जाएगा, वो कहीं रह ही नहीं पाएगा। क्योंकि जैसे ही वो कैंसिल कर देगा, दूसरा देश उसको इंटरटेन नहीं करेगा। पाकिस्तान कर लेगा आतंकवादी को इंटरटेन, बाद भाई कोई देश नहीं करेगा। मान लो वो आतंकवादी ना हो, पाकिस्तान के फायदे का आदमी ना हो, और तब भारत सरकार ने बोल दिया कि हमने अपनी नागरिकता आपसे छीन ली, तब तो बेकार हो गया ना, कहीं नहीं रह पाएगा, उसको इंडियन ओशियन में जाकर सोना पड़ेगा, वहीं रहेगा, सी लॉज के अंदर आ जाएगा वो। टोटल 12 ईयर्स इन इंडिया था थ्रू नेचुरलाइजेशन। इसमें 6 साल वाली बात जो हमने आपको बता दी, इन समुदायों के प्रति अन्याय के कारण कौन कौन से याद कर लेंगे, हिंदू, सिख, पारसी, जैन, क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट। भारत में 6 वर्ष तक इनको रहना होगा। पूछ देगा किस बेसिस पे चेंजिंग की गई है, तो नेचुरलाइजेशन के बेस पे, प्रकृतिकरण के आधार पे 12 वर्षों से घटा के क्या कर दिया गया, 6 वर्ष। वेरी गुड। मस्ट नो एनी वन इंडियन लैंग्वेज, उनका कोई एक भाषा जानना जरूरी है, क्योंकि उनका ओरिजिन इंडिया नहीं है ना, उनको हम इंटरटेन कर रहे हैं 6 वर्षों के आधार पे। तो बोला गया कि आप तो ऐसे कम्युनिटी से डिजर्व करते हैं, ऐसे लोगों से आप कनेक्ट करते हैं, तो फिर आपको भारत में कोई एक लैंग्वेज सीखना होगा या ज्ञान होना आवश्यक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1955 अमेंडेड, ई का लिख दिया है, अभी 29 आया है, ये नहीं है। 6 कम्युनिटी फ्रॉम 3 कंट्रीज, सम रिलैक्सेशन थ्रू नेचुरलाइजेशन, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। 3 देशों के 6 समुदाय नागरीकरण के माध्यम से कुछ छूट, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसी में उनको थोड़ा सा डिस्प्यूट था, किनको, मुसलमानों को शामिल न करने से अराजकता जैसी स्थिति फैल गई थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। सब कुछ चीज़ें क्लच में थी, समझ में आया, ठीक। क्लासेज आपके पॉलिटी के होंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में हो सकता है इकोनॉमी के, कॉपी दोनों पास में रखेंगे।